मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज का प्रैक्टिस कक्षा शिक्षण प्रबंधन अभिवृत्ति एवं अधिगम से संबंधित होगा। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु लाया है आपके लिए यूपीपी का बैच 1999 में और एंट्री नंबर है 6386425554 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी-एलटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ, डी ट्रिपल एसबी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है मित्रों। 2499 में एंट्री नंबर है 8299003391 पर और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। सुपर टेट 2022 एंट्री नंबर है 6388441154 पर और जिसका ऑफर प्राइस है 1999। किसी भी प्रकार की क्वेरी लेना हो तो 6306967730 पर आप कर सकते हैं या 6306919521 पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे आज का पहला प्रश्न और देखिएगा क्वेश्चन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षक प्रबंधन से संबंधित है। तो सभी लोग जुड़िए। आज का जो टॉपिक है ये सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। हमें उम्मीद है इस सवाल का आंसर सबको समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन लिखा छात्र को दंडित। जहां दंडित करने की बात आ जाए, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें दंड का प्रावधान समाप्त हो चुका है। उसके बाद चुटकुले सुनाने से माहौल नहीं बनता है, बल्कि अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे बालक में एक कुशल और शिक्षक जो है एक कुशल अध्यापक जो है जब तक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करेगा तब तक अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। आंसर उम्मीद है यही आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, सही होगा। नीचे लिखा आराम करना चाहिए। यदि अध्यापक आराम करेगा मित्रों तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को जो करना चाहिए वो हो नहीं पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आंसर कौन सा सही होगा? तो उम्मीद है सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। कितने लोग जुड़े हैं देख लेते हैं। नेहा सोनी नमस्ते, ज्योति चौधरी हेलो सर, किरण भूषण जी नमस्ते। ज्योति चौधरी का सी आंसर आया है, नेहा सोनी का सी आया है, किरण भूषण का सी आया है और नवीन गुप्ता जी का भी सी आया है। नवीन गुप्ता जी बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, ईश्वर आपको जल्दी से नौकरी दे। सभी लोग आंसर बहुत अच्छा दिए हैं, सभी लोगों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। अब देखिए, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा कैसे? अवलोकन करने पर, निरीक्षण करने पर, निष्कर्ष निकालने पर या उपयुक्त सभी पर। लर्निंग कॉर्नर का मतलब होता है सीखने की जो प्रक्रिया होती है। लर्निंग मतलब सीखना होता है। लर्निंग कॉर्नर यह एक ऐसा फेज होता है जहां में बालक सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। बच्चों में गुण विकसित होता है कैसा? अवलोकन का, निरीक्षण का और निष्कर्ष निकालने का। अर्थात आंसर कौन सा सही होगा? यहाँ पे उपयुक्त सभी सही होगा। और देखिए दूसरे का डी आने भी लगा है और प्रिया पटेल का डी आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा प्रिया जी। ज्योति भूषण का भी डी है, नवीन गुप्ता जी का भी डी आ गया है। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सही आंसर है। और उसके बाद नवीन गुप्ता का डी आया है, नेहा सोनी का भी डी आ गया है, आशा पाल जी का भी डी आ गया। सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन की शुरुआत हो चुकी है। एक बार लाइक शेयर भी कर लें ताकि किरण भूषण जी का भी आंसर, दूसरे का डी आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में देखिए, कक्षा 2 की बात करी गई है। कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा जाएगा। प्राथमिक विद्यालय परिषदीय विद्यालय कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय परिषदीय विद्यालय कहा जाता है। विद्यालयों में कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी? बताइए कितनी होती है? तो मित्रों आपको बता दें किताबों की संख्या कितनी होगी? 2 होती है। इसको रट लीजिए, 2 होती है। ज्योति भूषण जी नमस्कार। और किरण भूषण जी का भी आंसर तो आ ही गया है। प्रिया पटेल का आंसर आ चुका है। सर तीसरे का सी होगा। सी नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा? बी होगा। आंसर कौन सा होगा? बी। 2 पुस्तकें निर्धारित है मित्रों। कक्षा 2 में 2 पुस्तक ही निर्धारित है। तो 2 से 2 याद रखना है। 2 से 2
कितने पुस्तक की बात कही गई है? 2 पुस्तक की बात कही गई है। क्लियर? आंसर नंबर बी सही होगा। प्रिया जी ध्यान दीजिएगा, आंसर बी सही होगा। ज्योति चौधरी का भी आ गया, किरण भूषण का भी आ चुका है। तो यहां पे सी नहीं होगा, 3 कंफ्यूजन में हो जाएगा। 3 जो है 2 के ऊपर वाली कक्षाओं में, तीसरे में, चौथे में जब आप जाएंगे 3 किताब हो जाती है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? सही। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में केवल 2 किताब होती है। एक जो है अक्षर ज्ञान के लिए होता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों होते हैं, और दूसरा अंग्रेजी ज्ञान के लिए होता है, जिसमें न्यूमेरिकल होता है। केवल 2 किताबों का ही निर्धारण किया गया है। तो निर्धारित कितनी किताब हैं? 2 हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आईसीटी का उद्देश्य क्या है? आईसीटी उद्देश्य स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, कम शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। आईसीटी का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर प्रणाली का योगदान इसी आईसीटी के द्वारा ही निर्धारित किया गया था। तो आईसीटी ने इसका उद्देश्य क्या था? स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना था और शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना था, ताकि शिक्षक क्या करें? शिक्षक जो है अपने अधिगम की प्रक्रिया को, सिखाने की प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से करा सके। अर्थात आंसर कौन सा सही होगा? यह ए और बी होगा। यह जो है कब आया था? तो ये 2004 में आया था। एनसीएफ 2005 के पहले यह आईसीटी का उद्देश्य लाया गया स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी स्कूलों में किसको जोड़ा गया मित्रों? स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को हिंदी में बोलते हैं आईसीटी। मतलब यहां पे यह है कि 2004 में छात्रों को मुख्यतः आईसीटी कौशल बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ने के लिए, स्कूल को स्मार्ट बनाने के लिए, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, शिक्षक के जो हस्तक्षेप थे उनको थोड़ा कम करने के लिए, और ई विषय वस्तु का विकास करने के लिए, ई विषय वस्तु का विकास करने के लिए मित्रों आईसीटी का 2004 में प्रावधान लाया गया, जिससे कंप्यूटर शिक्षा को जोड़ा गया था। तो यहां पर देखते हैं कितने लोगों ने चौथे का आंसर सी बताया है। तो चौथे का आंसर बताने में सबसे पहला आंसर प्रिया पटेल का है, ज्योति चौधरी का है, नवीन गुप्ता का है, ज्योति भूषण का है, और किरण भूषण का है, आशा पाल का है, और नेहा सोनी का है। सभी लोगों ने आंसर बहुत अच्छा दिया है। बहुत शानदार सवाल है, इसको याद रखिएगा। कब लाया गया था? 2004 में। किस लिए लाया गया था? स्कूल को स्मार्ट बनाने के लिए, छात्रों को और उनका मन लगे शिक्षक की क्षमता को बढ़ाने के लिए, और ई विषय वस्तु के विकास के लिए कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान लाया गया, जिसे क्या बोलते हैं? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास करना था। आंसर चौथे का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? देखिएगा, पठन पाठन का मतलब होता है पढ़ना और पढ़ाने। मतलब अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, सिखाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिएगा, यहां पर जब तक बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का नहीं होगा तब तक बच्चा जो है पठन पाठन नहीं कर पाएगा। तो शिक्षकों को सबसे पहले जिज्ञासा प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए, जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। और 5वें का आंसर जो है, अब देखिए, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण। कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक तो होता ही होता है, वो तभी बालक पढ़ेगा जब क्या होगा? उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का शिक्षक क्या करेगा? प्रोत्साहन करेगा। पहले उसे प्रोत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा। बिना प्रेरित किए किसी भी बालक को आप पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। ये तो होता ही है कि कक्षा में पाठ्य पुस्तक केंद्र जो है बालक होता है, पाठ्य पुस्तक नहीं होता है। और बालक जब तक
प्रोत्साहित नहीं होगा वो अपने पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो मित्रों यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा? जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। उम्मीद है सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी। सभी लोग ध्यान देंगे, जितने लोगों ने आंसर गलत किया है उसको ध्यान दें सब लोग। आशा पाल का आंसर सी आया है कि कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन बी होगा, नवीन गुप्ता का बी आया है, किरण भूषण का भी है और उसके बाद प्रिया पटेल का भी आंसर भी है। तो जितने लोग, ज्योति भूषण का भी आया है और ज्योति चौधरी का भी आया है। तो आंसर कौन सा सही है मित्रों? यहाँ पर जिज्ञासा। जहां शिक्षकों को क्या करना चाहिए ऐसे शब्द आ जाए, पहले बालक को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। प्रोत्साहित करेंगे तभी वो सीखेगा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। मैंने आपको कौशल पढ़ाया है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, समापन कौशल। तो समापन नहीं हो सकता, पुनर्बलन नहीं हो सकता, प्रस्तावना नहीं हो सकता, बल्कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल ये कहता है कि जब शिक्षक को कक्षा में बच्चों के सामने पढ़ाया जाए तो शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन और बोलते समय चढ़ाव और उतार का विशेष ध्यान, सरल भाषा में बोलना, यह उद्दीपन परिवर्तन कौशल की विशेषता है मित्रों। तो यहाँ पे आंसर छठे का कौन सा सही होगा? ए होगा। प्रस्तावना कौशल जो है बालक के पूर्व ज्ञान परीक्षण से है, पूर्व ज्ञान परीक्षण से है। और यहाँ पर आवाज में उतार चढ़ाव की बात कही गई है, तो आवाज में उतार चढ़ाव उद्दीपन परिवर्तन कौशल की विशेषता है। और पूर्व ज्ञान परीक्षण किससे होता है? प्रस्तावना से होता है। पुनर्बलन कौशल को ही प्रवाह कौशल कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। प्रवाह कौशल का मतलब बालक में अधिगम को बढ़ाने के लिए, अधिगम में गति लाने के लिए, अधिगम में गति लाने के लिए किस कौशल का प्रयोग करते हैं? पुनर्बलन का। समापन कौशल कक्षा के अंतिम में सवाल करके समापन कौशल का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आंसर छठे का ए सही होगा और सभी लोग चीजों को समझ रहे होंगे। देखते हैं छठे का आंसर कितने लोगों ने दिया। ज्योति चौधरी का आंसर पहले छठे का ए आया है, प्रिया पटेल का ए आया है, किरण भूषण का ए, ज्योति भूषण, नवीन गुप्ता और आशा पाल ने डिलीट कर दिया है। तो चलिए छठे का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। कक्षा कक्ष की अवधारणा है, प्राचीन है, आधुनिक है, नवीन है, सभी है। क्या होगा? कक्षा कक्ष की अवधारणा मतलब स्कूल की बात नहीं हो रही है, पढ़ने पढ़ाने की अवधारणा। जो कक्षा कक्ष की बात चलती है, कक्षा कक्ष की अवधारणा, यह प्राचीन समय से है कि आधुनिक समय में हुआ कि नवीन हुआ कि सभी हुआ? बताइए क्या होगा? 7वें क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा? प्रिया पटेल ने आंसर लगा दिया डी सभी। अच्छा देखिएगा, जो कक्षा कक्ष की अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, यह प्राचीन कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? प्राचीन। और उसी के आधार पर आधुनिक भी आया और नवीन भी आया। इसलिए आंसर कौन सा बताएंगे? गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली, वैदिक कालीन शिक्षा, इसमें भी कक्षा कक्ष की अवधारणा आती थी। इसलिए कक्षा कक्ष की जो अवधारणा है वो प्राचीन है, यह आधुनिक नहीं है, यह नवीन नहीं है और ये सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके सामने बहुत अच्छा दिया गया है। तो आंसर कौन सा सही होगा मित्रों? आंसर 7वें का ए होगा। कक्षा कक्ष की अवधारणा ऑप्शन के आधार पर प्राचीन होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने वैदिक कालीन शिक्षा में भी कक्षा कक्ष की बात देखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। शिक्षक की कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को होना चाहिए। जो शिक्षक की कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? अज्ञान ज्ञान, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक की कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? अज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ए और बी दोनों होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। बताइए आंसर कौन सा होगा? बहुत अच्छा सवाल है। 8वें क्वेश्चन का सी आंसर आ गया कि ए और बी दोनों होगा। देखिएगा, शिक्षक की जो कक्षा कक्ष प्रबंध की प्रक्रिया होती है मित्रों, कोई भी शिक्षक होगा,
तो जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तो क्या वो कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। तो यहां का संबंध किससे है? ज्ञान से है। इसलिए शिक्षक की कक्षा कक्ष प्रबंध की प्रक्रिया हमेशा ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। यहां पर अज्ञानता से मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या होगा? ज्ञान होगा। देखिएगा 8वें क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने लगभग जैसे 8वें में सबसे पहला आंसर आया था प्रिया पटेल, उस टाइम क्लास नहीं होता था बाहर। देखिए प्रिया पटेल ने लिखा है कि सर उस समय क्लास नहीं होता था और किंडरगार्टन पद्धति आई तो सब लोग पढ़ते थे। ऐसा नहीं था। क्लास का मतलब यह था कि क्या अगर कोई भी बालक शिक्षण की प्रक्रिया करता था तो क्या उसके लिए आवास की व्यवस्था नहीं थी? गुरुकुलों में लोग जाते थे, गुरुकुल में भी कक्षा कक्ष की प्रणाली चलती थी। तो प्रिया पटेल जी मेरी बात समझिएगा, यह बहुत पहले से, चाहे आप बाहर पढ़ें चाहे आप अपने स्कूल में पढ़ें, पढ़ने का केवल रूप बदला गया है। कक्षा कक्ष की प्रणाली शुरू से ही चली आ रही है। यह वैदिक कालीन पद्धति है कि एक गुरु होगा और वह कहीं ना कहीं उसे पढ़ाएगा। उसके बाद जो खेल विधि आई, फिर किंडरगार्टन विधि आई, इन सब में, और उसके बाद फ्रोबेल आए, जितने लोग भी आए, ये सभी लोगों ने फिर इस पर नए नए अपने तर्क दिए। लेकिन कच्छ की जो शिक्षण प्रणाली है वो गुरुकुल प्रणाली से ही चली आ रही है। ऐसा नहीं था कि उस समय घर नहीं हुआ करते थे। अंतर ये होता था कि उस समय जो कक्षा की प्रक्रिया होती थी वो ऐसे पक्के मकानों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि कच्चे मकानों में और झोपड़ियों में भी पढ़ाए जाते थे। तो इस तरह के विद्यालय बनते थे, क्योंकि उस समय आर्थिक युग, भौतिकवादी युग नहीं था। उस समय प्रकृति की गोद में लोग शिक्षण की प्रक्रिया करते थे। तो उस समय से हो रहा है, इसको दिमाग में रखना है। और पहले 8वें सवाल का आंसर कौन सा सही होगा? बी होगा, ज्ञान। शिक्षक की कक्षा कक्ष प्रबंध की प्रक्रिया ज्ञान का होना चाहिए, अज्ञान का नहीं। अज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तभी कक्षा कक्ष प्रबंधन की गरिमा बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। प्रिया पटेल जी मेरी बात समझ पा रही हैं आप? प्रिया जी मेरी बात समझ रही हैं? उस समय कक्षा नहीं होता था, गुरुकुल हुआ करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पुस्तकालय विद्यालय का क्या होता है? नाड़ी, हृदय, लीवर, मस्तिष्क। पुस्तकालय विद्यालय का क्या होता है? तो याद रखिएगा, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है। पुस्तकालय, थैंक यू सो मच। ठीक है, 9वें का आंसर कौन सा सही होगा? सभी लोग जान लें कि पुस्तकालय जो है विद्यालय का क्या होता है? हृदय होता है। नाड़ी नहीं होता, लीवर नहीं होता, हाथ पैर नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता। बल्कि लोग कहते हैं ना कि स्कूल का हृदय जो है वो पुस्तकालय है, विद्यालय का जो हृदय है वो पुस्तकालय है। हृदय का सेंस क्या है? हृदय से धड़कन चलती है, सांसें चलती हैं, लोगों के जीवन का अस्तित्व पता चलता है। तो स्कूल यदि है तो स्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था होगी, बच्चे उन पुस्तकों से पढ़ते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। ये याद रखना है सभी लोगों को। 9वें क्वेश्चन का जो आंसर है, सबसे पहला आंसर किरण भूषण का आया है, और अंकित जी ने भी दिया है, प्रिया पटेल ने भी दिया है, ज्योति भूषण का भी है। चलिए, तो 9वें का बी आंसर सही है। उसके अलावा भी नेहा सोनी का, अमित कुमार का है, बी है। और प्रिया पटेल, स्कूल को क्या कहते हैं? स्कूल को विद्यालय ही कहेंगे, स्कूल ही कहेंगे। डिपेंड करता है आपका सवाल किस नेचर का है। स्कूल को ही विद्यालय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना या प्रबंधन करना। कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के, कोई भी क्रियाकलाप हो जिसको सार्थकता देनी है, संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है कि योजना की आवश्यकता पड़ती है, प्रशासन करना या प्रबंधन करना? किसी भी, यहां पर समझिएगा सवाल में, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाद किसी सार्थक क्रियाकलाप के लिए, संपन्न कराने के लिए, कोई भी सार्थक क्रियाकलाप कराने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्या अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है
या अच्छी योजना की आवश्यकता पड़ती है, या प्रशासन की, या प्रबंधन की। अब देखिए, कक्षा से जो संबंधित है, कक्षा में हमेशा शिक्षक को कोई भी क्रियाकलाप करना है तो उसको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? लेसन प्लान। और जब तक प्लान अच्छा नहीं होगा तब तक नेतृत्व अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब आप सूक्ष्म शिक्षण पढ़ते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले लेसन की योजना बनती है। क्या बनती है? योजना। उसी तरीके से आप यदि स्कूल में कोई कार्यक्रम भी कराते हैं, सार्थक कार्यक्रम कराना है, तो कार्यक्रम का पहले योजना बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? योजना। जब योजना बन जाती है तब नेतृत्वकर्ता की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी? बोलिए, किसकी पड़ेगी? प्लानिंग की। वेरी गुड, योजना बनाना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बहुत सारे लोग ए लगा दिए होंगे या सोच रहे होंगे सर ए होगा, तो 10वें का प्रिया पटेल ने सही, देखिए 10वें का प्रिया पटेल ने ए ही लगा दिया था। ध्यान दीजिएगा, योजना की जरूरत पड़ती है। और किरण भूषण का पहला आंसर बी आया है, ज्योति चौधरी का बी आया है, नेहा सोनी का भी है, अंकित कुमार का भी है, ज्योति भूषण का भी है, अंकित कुमार का भी है, नवीन गुप्ता भी है, आशा पटेल भी है, ज्योति चौधरी प्लानिंग है, अंकित कुमार भी है। तो सभी लोगों का आंसर बी आ रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो याद रखिएगा, योजना ही सबसे पहले बनता है। अगर आप घर में कोई फंक्शन कराते हैं तो क्या पहले नेतृत्वकर्ता को खोजते हैं कि योजना बनाते हैं पहले? तो पहले हम क्या बनाएंगे? योजना। तो किसी भी क्रियाकलाप में योजना ही महत्वपूर्ण होता है, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक आवृत्ति के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार। बताइए आंसर कौन सा सही होगा? सवाल बहुत अच्छा है। कक्षा कक्ष प्रबंधन से सवाल बहुत ज्यादा बनता है, तो इसको भी दिमाग में रखना है। सभी लोग आंसर बताएं। अब देखिए, कक्षा कक्ष में बच्चों की बात कही गई, बच्चों के लिए फर्नीचर। यदि एक बच्चा, अब देखिए सवाल की चाबी बच्चों पे अटकी हुई है कि बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, कि लेखन क्षमता के अनुसार, कि शारीरिक वृद्धि के अनुसार, या योग्यता के अनुसार। तो यहां देखिएगा, बच्चों के लिए फर्नीचर बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी शारीरिक वृद्धि के अनुसार। यदि बच्चा विकलांग है तो उस बच्चे के लिए उसकी सहूलियत वाली फर्नीचर की व्यवस्था। यदि बच्चा बहुत ही स्वस्थ है तो उसके अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था करनी पड़ती है। अर्थात उनकी शारीरिक वृद्धि के अनुसार हमें फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को हमेशा उन्हीं क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कराया जाता है जो क्लास में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल आपके यूपी टेट में पूछ लिया गया है, और यह सवाल सुपर टेट में भी पूछा गया है। तो याद रखना है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी शारीरिक व्यवस्था के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। और सी का आंसर 11 का सबसे पहला आंसर है 11 का सी, प्रिया पटेल, ज्योति चौधरी और नेहा सोनी, किरण भूषण, ज्योति भूषण और नवीन गुप्ता का आंसर आ चुका है मित्रों। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अधिगम प्रबंध का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट, फटकार और प्रशासन। बताइए अधिगम प्रबंधन का, पहली बात तो डांट, फटकार और दंड को हटा दीजिए, अनुशासन और प्रशासन की बात होगी। अधिगम प्रबंध का महत्वपूर्ण पक्ष है। अब बताइए क्या होगा, अनुशासन होगा कि प्रशासन होगा? मैंने 2 ऑप्शन पहले इसलिए हटा दिया कि आप खुद उसके बारे में जानते हैं। बोले अनुशासन होगा कि प्रशासन होगा? अधिगम प्रबंध का महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? अनुशासन होगा कि प्रशासन होगा? देखिए जब दंड को काट दिया गया, डांट फटकार को काट दिया गया, तो अनुशासन भी नहीं होगा। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे। वेरी गुड। सब कुछ लोगों ने गलत भी दिया तो कुछ लोगों ने सही भी दिया। प्रशासन महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि हम अधिगम प्रबंध का महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासन को मानते हैं, न कि अनुशासन, दंड और डांट फटकार को। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर प्रशासन की बात होगी, है ना। स्कूल प्रबंधन की एक सवाल है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। इस सवाल को पहले ही बताया जा चुका है लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में
गुण विकसित होता है। तो उपर्युक्त सभी के द्वारा सवाल दूसरी बार आ गया है, अवलोकन के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, निष्कर्ष के द्वारा। आंसर कौन सा सही होगा? डी, पहला सवाल। दूसरा सवाल यही था इस सेशन का, ये दोबारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 14वां। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप? तो हमें उम्मीद है इस सवाल का आंसर सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा? 14 का आंसर, 13 का किरण भूषण ने डी बता दिया है, वो पहले भी हो चुका है। और 14 का प्रिया पटेल ने सी बोला। प्रिया पटेल जी एकदम करेक्ट आंसर है। उससे बातचीत करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, ना कि उनके माता पिता शिकायत करेंगे। डांट नहीं सकते, प्रधानाचार्य से शिकायत भी नहीं करेंगे। रोज परेशान करता है, अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो उससे हम बात करेंगे, बेटा तुम ऐसे सवाल क्यों करते हो? उसकी परेशानी, उसकी दिक्कत हमारी महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए, ना कि उसके परिवार वालों को बताया जाए। क्वेश्चन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। 14वें का आंसर सभी लोगों ने दिया है। कितने लोगों ने दिया 14 का आंसर? प्रिया पटेल, प्रिया पटेल का सी है, किरण भूषण का सी है, ज्योति भूषण का भी सी है, नेहा सोनी का सी है, और बाकी लोग आंसर देते रहे। सभी लोग आंसर दीजिए। आप लोग बीच में रुक जाते हैं। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। देखिएगा, श्याम पट कौशल का मुख्य लक्ष्य, जो उद्देश्य होता है, श्याम पट कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है लेखन विकास। लेखन विकास होता है। क्या होता है? लेखन विकास। लिखने में अस्पष्टता हो, और लिखावट कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, और कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। इन तीन में देख लीजिए। तो यहां पर लेखन विकास के लिए अस्पष्टता की बात आती है। बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, ये तो एक अलग बात है। अच्छी लिखावट आप करते हो और गलत लिखते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। लेखन में क्या होना चाहिए? स्पष्टता और शुद्धता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। और जितने लोगों ने 15 का बी दिया है वो सही है। प्रिया पटेल का आया है पहले बी, नेहा सोनी का बी आया है, और ज्योति चौधरी का भी आया है, किरण भूषण का भी आया है, ज्योति भूषण का भी आया है, नवीन गुप्ता का भी आया है, और आशा पाल जी का भी आया है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा आज का सेशन किया। और आज का सवाल यदि आपको समझ में आया हो तो इसे एक बार और जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रबंधन से संबंधित जो सवाल होते हैं वो एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। तो आज की कक्षा मित्रों यहीं समाप्त होगी। हम लोग फिर कल इसी टाइम पर मिलते हैं। बाकी समय के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर 12:30 मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।